हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सॉल्ट। मेरा नाम है राकेश कुमार और इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बैंकिंग ओवर्समेंट, वित्त समावेशन और बैंकिंग लोकपाल। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, कैसे ये काम करता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है, और बैंकिंग ओवर्समेंट, बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल क्या है, कैसे इसमें आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस इसमें होती है, इन सभी चीज़ों को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो पहले समझते हैं कि वित्त समावेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन means that individual and businesses have access to useful and affordable financial product and services that meet their needs, transaction, payment, saving, credit and insurance delivered in a responsible and sustainable way। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब वो हुआ कि वैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज हमें इंडिविजुअल्स, किसी व्यक्ति या बिजनेसेस को पहुंचाना जिसके मदद से वे ट्रांजैक्शन कर सके, पेमेंट कर सकें, सेविंग कर सकें और इंश्योरेंस कर सकें एक सस्टेनेबल वे में, एक जिम्मेवारी और टिकाऊ तरीके से उसे वो पूरा कर सकें। उसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, जिससे लोगों के पास ऐसी सुविधाएं आए जिससे वो ट्रांजैक्शन कर सकें, बचत कर सकते, भुगतान कर सके, क्रेडिट कर सके, कोई बीमा करा सके। इन सभी चीज़ों को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाते हैं और उसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वित्त समावेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें की गई। सबसे पहला, वित्त समावेशन में फाइनेंशियल इंक्लूजन में आता है नॉन फ्रिल अकाउंट। ठीक है, अब नॉन फ्रिल अकाउंट क्या है, इसे 2005 में चालू किया गया था। इट इज़ अ ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, नो अदर फैसिलिटी अवेलेबल। ये क्या होता है कि इसमें एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में एक खाता खोला जाता है किसी भी इंडिविजुअल का। ठीक है, और उसमें आपको पैसा डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके ज़ीरो बैलेंस पे भी खोल सकते हैं और उसमें कोई सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की जाती है। ऑन अगस्त 2012 द ऑल नॉन फ्रिल अकाउंट कन्वर्टेड टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो 2012 में इस जो नॉन फ्रिल अकाउंट है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि BSBDA अकाउंट। ठीक है, अब BSBDA अकाउंट में क्या फैसिलिटी दी गई, फैसिलिटी ऑफ ATM कम डेबिट कार्ड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें एक सुविधा क्या लाया गया, जब ये नॉन फ्रिल अकाउंट था तो इसमें कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब इसे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बनाया गया तब इसमें ATM की सुविधा दी गई। नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिपॉजिट ऑफ अमाउंट। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं रहता है, आप कितने बार भी पैसा जमा कर सकते हैं, पर ओनली 4 विथड्रॉल पर मंथ एट ब्रांच और ATM। ठीक है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 4 बार विथड्रॉ कर सकते हैं पर मंथ में। ठीक है, महीने में 4 बार आप पैसे निकाल सकते हैं, या फिर ब्रांच से या ATM से। बैंक कैन डिसाइडेड अबाउट द प्राइस स्ट्रक्चर इफ मोर देन अबव फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड, KYC नॉर्म आर टू बी फॉलोड। अगर बैंक डिसाइड करेगा कि आपको क्या क्या फैसिलिटी देना है, आपके प्राइस स्ट्रक्चर पे आपका अकाउंट में कैसा बैलेंस है उस हिसाब से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर आपको इस फैसिलिटी बढ़ाना है तो आपको KYC पूरी करनी होगी। नो योर कस्टमर जो फॉर्म होता है उसको भर के आपको KYC बैंक जब पूरा कर लेगा तब आपको बहुत सारी और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, however if proper KYC norm are not satisfied then account should be treated as BSBDA small account। सपोज कीजिए आप KYC पूरा नहीं करा पाते हैं, आपका आधार नहीं है या फिर पैन कार्ड नहीं है, उस केस में KYC नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर KYC नहीं हो पाएगा तो आपका जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है ना, उसका नाम क्या हो जाएगा, स्मॉल अकाउंट, BSBDA स्मॉल अकाउंट। और एक कंज्यूमर का एक ही BSBDA अकाउंट होना चाहिए एक बैंक में। ठीक है, अगला है हमारा PMJDY अकाउंट। अब PMJDY अकाउंट क्या होता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसे शुरू कब किया गया था, 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इसका मेन मोटो क्या है,
कि हर भारतीय का एक बैंक खाता हो, हर भारतीय को बैंक में लाया जाए, हर भारतीय का एक खाता हो जिससे वो डिपॉजिट कर सके या फिर पैसे निकाल सके, बेसिकली उसे बैंक से जोड़ा जाए। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? नो मिनिमम बैलेंस, सबसे पहला चीज़, इसे ज़ीरो बैलेंस में खुलता है, इसमें कोई बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आपको इंटरेस्ट मिलेगा डिपॉजिट करने पे। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 1 लाख रुपीज़ का ऑल अकाउंट होल्डर पर। लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है रुपीज़ अप टू 30,000 तक, लेकिन वही अकाउंट पे जो 26 जनवरी 2015 तक खोले जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में और क्या क्या होता है। आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ अकाउंट फॉर 6 months, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रुपीज़ 10,000 टू 1 मेंबर ऑफ द फैमिली, प्रिफरेबल लेडी ऑफ हाउस होल्ड। अगर आप 6 महीने तक आपका अकाउंट सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस करता है, आप पैसे निकालते हैं, डिपॉजिट करते हैं, बेसिकली ऑपरेटेड रहता है, तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रुपीज़ 10,000 का दिया जाएगा हर एक फैमिली मेम्बर को। ज़्यादातर करके प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? लेडीज़ को। ठीक है, 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। रुपए कार्ड एट फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो रुपए कार्ड का मिलेगा। और इसमें एज लिमिट क्या है? 18 से 65 साल तक, 18 to 65 ईयर्स। ठीक है, चौथा है इसमें स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट बेसिकली उनके लिए खुला जाता है जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास केवाईसी के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो स्मॉल अकाउंट खुलवा सकते हैं। व्हेन अ कस्टमर इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई केवाईसी, अगर आप केवाईसी नहीं पूरा करा पाते हैं, दिस अकाउंट गॉट सेवरल रिस्ट्रिक्शन, आपको इस अकाउंट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे कि एग्रीगेट ऑफ ऑल डिपॉजिट शेल नॉट एक्सीड रुपीज़ 1 लाख पर एनम, आपका डिपॉजिट 1 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए एक साल में। और एग्रीगेट ऑफ ऑल विथड्रॉल एंड ट्रांसफ़र इन द मंथ शेल नॉट बी एक्सीड रुपीज़ 10,000। ठीक है, विथड्रॉल या ट्रांसफ़र 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक महीने में। ठीक है, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन लगते हैं आपके इस अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शेल नॉट एग्जिट रुपीज़ 50,000, आपके अकाउंट में एक बार से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा किसी भी टाइम नहीं हो सकते आपके स्मॉल बैंकिंग अकाउंट में। हाउएवर स्मॉल अकाउंट आर वैलिड for a period of 12 months initially, which may be extended by another 12 months if the person provide proof of having applied of an official valid document। ठीक है, अगर पहले तो ये 12 महीने के लिए खोला जाता है स्मॉल बैंक अकाउंट, ठीक है, उसके बाद 12 महीने और बढ़ाए जाते हैं अगर वो प्रूफ जमा करता है ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। अगर कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी अगर जमा करता है तो फिर उसे 12 महीने बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये थे आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के बहुत सारे पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग लोकपाल। अब बैंकिंग लोकपाल क्या है? तो बैंकिंग ओम्बड्समैन इज द सीनियर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू redress customer complaint against deficiency in certain banking service cover under the ground of complaint specified clause 8 of Banking Ombudsman Scheme 2006 अमेंडमेंट अप टू जुलाई 1, 2017। तो सरल भाषा में समझते हैं कि बैंकिंग ओम्बड्समैन वो एक सीनियर ऑफिसर होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि आपकी कंप्लेंट को सुने, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे ऑन द ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 8। और ये उसको कहाँ से मिलता है पावर? तो मिलता है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, जो कि अमेंड किया गया था 2017 तक। ठीक है, इसमें रिजर्व बैंक एक वरिष्ठ अधिकारी को अपॉइंट करता है जो कि सारी शिकायतें सुनता है कंज्यूमर का, जो कि बैंकिंग रिलेटेड होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीनियर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू redress कंज्यूमर कंप्लेन अगेंस्ट डिफिशिएंसी इन सर्टेन बैंकिंग सर्विस। ठीक है, अंडर सेक्शन 35 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोवाइड द पावर। ठीक है, ये किसके अंडर होता है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1995। अब बैंकिंग लोकपाल सबसे पहले कब आया था? 1995 में। और ये करेंटली ऑपरेट कब हुआ? 1 जनवरी 2006 में। एट प्रेजेंट 22 बैंकिंग ओम्बड्समैन आर बीइंग ऑपरेटेड मोस्टली इन स्टेट कैपिटल। तो अभी तक 22 जो बैंकिंग लोकपाल है ये ऑपरेटेड है,
और ये ज़्यादातर स्टेट कैपिटल में होते हैं। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबीज कोऑपरेटिव बैंक आर कवर। इसके अंदर सारे बैंक आते हैं, सारे कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रिजर्व, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक इसके अंडर आते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है। अब वो कौन कौन से कंप्लेन फाइल कर सकता है, तो नॉन पेमेंट, इन ऑर्डिनरी डिले इन पेमेंट ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल, और नेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम रिलेटेड सर्विसेज, इन सभी में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप पैसा भेज रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग द्वारा और जिस व्यक्ति को आप पैसा भेज रहे हैं उससे पैसा नहीं पहुंचा, लेकिन आपका बैलेंस कट चुका है और आपका रिफंड नहीं हो रहा है। उस केस में आप बैंकिंग लोकपाल में जा सकते हैं। चेक में कुछ प्रॉब्लम है, पेमेंट नहीं हो रहा है, उस केस में भी आप लोकपाल में जा सकते हैं। बेसिकली आप बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें आपको जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन सभी को लेकर के आप बैंकिंग लोकपाल में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कंप्लेन। पहले कंप्लेन कैसे करते हैं, फर्स्ट वी शुड अप्रोच टू बैंक फॉर एनी ग्रीवियंस। सबसे पहले तो आपको बैंक में कंप्लेन करना होगा। पहले बैंक में अप्लाई कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आपको बैंक में बताना होगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है। इफ़ ग्रीवियंस इज नॉट सेटल बाय बैंक इन 30 days, इफ नॉट रिप्लाई रिजेक्ट्स बाय बैंक, रिप्लाई डज नॉट सेटिस्फाई बाय कस्टमर, देन कैन अप्रोच बैंकिंग ओवरसन विद इन 1 year। सपोज आपको बैंक से कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं की गई, कोई या फिर रिजेक्ट कर दिया गया आपका एप्लीकेशन, तो अगर सेटलमेंट 30 दिन के भीतर नहीं होता है तो उस केस में आप बैंकिंग ओवरसीज में जा सकते हैं विद इन 1 year। मतलब जब आप कंप्लेन किए उस दिन से लेके 30 दिन जब तक बैंक आपको कोई डिसीजन नहीं दे देता और 30 दिन बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो विद इन 1 year आप बैंकिंग लोकपाल में कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन कैन बी लॉन्च ऑन द प्लेन पेपर बाय सेंडिंग ईमेल रिक्वेस्ट। तो एक कंप्लेन पेपर पे या फिर मेल से भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। नो चार्ज इन्वॉल्व, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ अवार्ड इज ₹20 लाख, 1 लाख इन केस ऑफ क्रेडिट रिलेटेड कंप्लेन। ठीक है, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कंप्लेन। तो मैक्सिमम अप टू ₹20 लाख तक का आपको इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आपका केस 20 लाख तक के बीच में होना चाहिए और क्रेडिट कार्ड केस में ₹1 लाख तक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। If a customer is not satisfied, either the party can approach appellate authority within 30 days. Appellate authority vested with Deputy Governor of Reserve Bank of India. अगर आप बैंकिंग लोकपाल से भी सहमत नहीं हो पाते हैं और उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं तो आप विद इन 30 days आप एपीलेट अथॉरिटी में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, एपीलेट अथॉरिटी में होते हैं डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो आपकी कंप्लेन को सुनेंगे और आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे आपके बैंकिंग ओम्बड्समैन और फाइनेंशियल इंक्लूजन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।